एपिसोड 86 जानलेवा हमला। राठौर खानदान के वहाँ से चले जाने के बाद आयशा नीचे आई। अमन आयशा से बोला, नीनी, हम तेरा तलाक करवा रहे हैं अब ऐसे, तुझे कोई दिक्कत है? आयशा ने अपना सिर ना में हिलाया और रूखे स्वर में बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, खाना रेडी है, चलो सब खाना खाते हैं। मंजीत अपने आंसू छुपाए बोली, मगर अंदर से उसके आंसू उसने कैसे रोक कर रखे थे ये बात सिर्फ वो खुद ही जानती थी। आयशा टेबल के पास गई और अपनी चेयर पर बैठ गई खाना खाने के लिए। बाकी सब भी उसके साथ जाकर बैठ गए और फिर मंजीत ने सबको खाना सर्व करना शुरू किया। आयशा बस खाए जा रही थी, किसी से भी बात नहीं कर रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर सब समझ गए थे कि अभी आयशा मेंटली अनस्टेबल है। खाना खाने के बाद आयशा वापस अपने कमरे में चली गई और सायशा उसके पीछे पीछे। नीनी, तू ना ज़्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। बस फैसला तुझे करना है कि तुझे अभय के साथ रहना है या उससे तलाक चाहिए, सायशा बोली। मगर आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांति से एकटुक उसे दीवार को घूरे जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर सायशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बहन को कैसे संभाले। तभी कमरे में मंजीत आई। आयशा को शांत बैठा देख वो उसके पास आकर बैठ गई। बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, तू बस मेरी एक बात मान जा। अभय को तलाक दे दे, क्योंकि उस खानदान से इतना बेइज्जत करवाती है तू खुद को। मंजीत उसे समझाने लगी। बेटा, इज्जत सबको चाहिए होती है। तू अभय के खानदान को पूरी इज्जत देती है, मगर उसका खानदान तुझे कुछ भी नहीं समझता है। तेरी चाची ने उन लोगों की नज़रों में तेरी सच में उन लोगों की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। और आज तो केतकी ने भी तेरे खिलाफ अपना जहर उगला है। तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तू उस परिवार से जुड़ी रहे। केतकी ने खुद कहा है कि अभय के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मंजीत ने आयशा को नीचे हुआ हर एक इंसिडेंट बताया, मगर आयशा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। इस वक्त उसके दिल की हालत सिर्फ मंजीत ही समझ पा रही थी, क्योंकि वो खुद भी इस दौर से गुजर चुकी थी। उसने आयशा का सिर अपनी गोद में रखा और उसके सिर को सहलाते हुए बोली, तो खुद को कभी अकेला मत समझना, तेरी माँ है तेरे साथ। वहीं राठौर महल में भी सबकी नींदें उड़ी हुई थी। जब से उन्होंने ये सुना था कि बेदी परिवार आयशा को अभय से तलाक लेने के लिए कन्विंस कर लेगा। कहीं ना कहीं राठौर खानदान को ये लगता था कि बेदी खानदान लड़की वाले हैं, तो उन्हें थक हार कर लड़के वालों के आगे झुकना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो लोग तो अब खुद ही जिद पर अड़ गए थे कि वो अपनी बेटी का अभय के साथ तलाक करवा कर ही रहेंगे। वहीं तलाक वाली बात सुनकर तो सावित्री की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो अब बस इस बात का इंतज़ार था कि जल्द से जल्द अभय और आयशा का तलाक हो जाए और फिर वो कुसुम की शादी अभय से करवा सके। क्या ज़रूरत थी केतकी तुम्हें उन लोगों को इतना कुछ बोलने की? खुद को तुम अभय की माँ जैसा कहती हो और दूसरी तरफ अपने ही बेटे का घर उजाड़ने की तैयारी कर रही हो। दीपशिखा बोली तो केतकी चुपचाप सुन रही थी।
क्योंकि अब उसे अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। उसे अब सच में डर था कि कहीं सच में आयशा अभय को तलाक देने के लिए ज़िद पर ना अड़ जाए, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अभय आयशा से बेइंतहा प्यार करता है, मगर उसकी खराब किस्मत कि वो हमेशा दूसरों की मदद करते करते खुद को ही धर्म संकट में डाल देता है। लेकिन दीपशिखा जी, उन लोगों को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना कि वो लोग लड़की वाले हैं और लड़की वालों को हमेशा लड़के वालों के सामने झुककर रहना चाहिए। सावित्री बोली तो राजा रंजीत अपनी बहू से बोले, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये इन लोगों का आपसी मामला है, इसलिए हम में से किसी का भी कोई हक नहीं है इनके परिवार के मामले में बोलने का। अभय और अनिरुद्ध काफ़ी समय से शांत बैठे सब कुछ सुन रहे थे। शांति से तभी कुसुम की तेज़ आवाज़ आई चिल्लाने की। वो सबके सब उसके कमरे में भागे उसे चेक करने के लिए। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि कुसुम खून में सनी हुई नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से काफ़ी खून बह रहा था। सावित्री और रतन भागकर अपनी बेटी के पास पहुंचे उसे चेक करने के लिए। मेरी बच्ची, सावित्री का रोना शुरू हो गया। तभी जानकी देवी बोली, अभय तू खड़ा खड़ा कर, देख क्या रहा है? कुसुम को उठा और उसे हॉस्पिटल लेके चल। अपनी दादी सा की आज्ञा का पालन कर अभय आगे बढ़ा और कुसुम को गोद में उठाकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया। जल्द ही राठौड़ खानदान और ठाकुर खानदान हॉस्पिटल पहुंचे। कुसुम को ओटी में शिफ्ट कर दिया गया। सावित्री, प्लीज़ संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा कुसुम को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। केतकी सावित्री को दिलासा दे रही थी, तभी ओटी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सबके सब उम्मीद के साथ डॉक्टर के पास पहुँचे एक साथ और उनसे पूछा, क्या हुआ है कुसुम को? अनिरुद्ध ने पूछा। कुसुम के सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया है। किसी ने उन पर जानलेवा हमला किया है। आप लोगों को पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। शायद कोई कुसुम की जान लेना चाहता है। डॉक्टर बोले तो सबके सब हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुसुम की हालत इस वक्त काफ़ी नाजुक है, हमें तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा। ये बोल डॉक्टर अपनी केबिन की तरफ बढ़े। कुछ ही देर में नर्स एक फॉर्म ले आई जिस पर उसने रतन सिंह ठाकुर के साइन लिए और फिर कुसुम का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अगली सुबह जब मंजीत आयशा को चेक करने के लिए उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि आयशा कमरे में नहीं थी और सायशा गहरी नींद में सो रही थी। उसने आयशा के बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मंजीत का दिल अचानक से घबराने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसने अपने दिल की तसल्ली के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोको वो भागकर सायशा को जगाने के लिए गई। क्या हो गया? सायशा ने नींद में पूछा तो मंजीत बोली, नीनी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रही है। अरे यार मम्मी, वॉशरूम में है वो, टाइम तो लगता ही है ना थोड़ा सा।
सायशा मुंह को कंबल से ढककर बोली। मंजीत भी अपने दिल को समझाते हुए वहां से चली गई। वो 1 घंटे बाद फिर बाथरूम में आई तो उसने देखा कि आयशा अभी भी बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। उसने फिर से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया मगर इस बार भी आयशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मंजीत की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो कमरे के बाहर भागी सभी को बुलाने के लिए। नीचे हॉल में जब सभी ने ये सुना कि आयशा बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोल रही है तो सब उसके कमरे में भागे। नीनी बेटा तू ठीक तो है ना? बेटा कुछ तो बोल, राजवीर दरवाज़ा पीटते हुए बोला मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इतने में सायशा भी उठ गई। उसे अचानक याद आया कि थोड़ी देर पहले उसकी माँ ने उससे ये कहा था कि आयशा दरवाज़ा नहीं खोल रही है। आप लोग पीछे हट जाइए, हम दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, अमन और करण एक साथ बोले और फिर दोनों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने देखा कि आयशा नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। पूरे बाथरूम में बदबू आ रही थी क्योंकि आयशा ने उल्टियाँ करी हुई थी। नीनी सबके सब उसके पास भागे उसे चेक करने के लिए। सायशा ने जब उसकी नब्ज़ चेक करी तो देखा कि उसकी नब्ज़ बहुत स्लो चल रही थी। इसे एडमिट करवाना पड़ेगा हमें, सायशा ने कहा और फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।